दोस्तों, अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न है क्या है कि ये प्रश्न आप देखें फिर से कि विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या क्या है? एक बाधक है, ठीक है, एक बाधक है या क्या है? अपना कमेंट कीजिए। और इसी का विश्लेषण करना था, ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है कि विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक बाधक है। इस कथन को जो है आपको विवेचित करना था। तो देखिए, बढ़ती जनसंख्या और विकास के बीच संबंध एक जटिल और बहस का विषय है, ठीक है। यह सत्य है कि जनसंख्या वृद्धि विकास की गति को प्रभावित करती है, लेकिन इसे एकमात्र या पूर्ण बाधक मानना अति सरलीकरण होगा, ठीक है। विवेचना के लिए द्विपक्षीय दृष्टिकोण जो है आवश्यक है। जब भी आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका जो है दृष्टिकोण वो द्विपक्षीय होना चाहिए, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। एक तरफ लिखा गया है कि बढ़ती जनसंख्या एक बाधक है, ठीक है, तो बाधक तो है ही, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके जो भी अब बढ़ती जनसंख्या जो है इसमें क्या ऐसी कुछ बातें, पॉजिटिव बात भी हो सकती है, उसको निकाल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि विकास, ठीक है, और बाधा। विकास में बाधा क्या केवल बढ़ती जनसंख्या होती है या और कोई कुछ नहीं होता है? नहीं, और भी कारण हो सकता है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या भी एक कारण हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही बहस का विषय है, ठीक है। तो एक भूमिका हम लोग लिख लेंगे। भूमिका जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया, आप एक साधारण रूप से लिख सकते हैं कि पहले आप विकास क्या है उस परिभाषा को लिख लेंगे, ठीक है। जनसंख्या, भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, इन सभी देशों के लिए, ठीक है, कि जनसंख्या अबाध गति से बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो यह चिंता का सबब है या कहीं ना कहीं एक मानव संसाधन के रूप में भी काम कर रही है। वह भी एक आशा की किरण है, या यूँ कहें कि अगर ये कहें कि जनसंख्या अगर कुशल हो, ठीक है, तो यह जनसंख्या भी कहीं ना कहीं विकास में बाधक न होकर के विकास में समर्थक हो सकती है, ठीक है। तो वो देखने का अपना नज़रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को डाटा से ही बात करना है। तो ये है, तो विकास के बारे में लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या की जो चुनौती है, 2-4 लाइन इसके बारे में लिख देंगे, और किस प्रकार से बाधा है, वो बाधा है कि नहीं है, एक मतलब परिचय मात्र जो है हम लिख रहे हैं। तो ये बाधा कैसे है वो एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि हाँ देखते हैं ऐसा, तो ये लिख देंगे। अब देखिए, विकास के बाधक के रूप में जो जनसंख्या है उसका हम अगर देखें तो देखिए, विकास के बाधक के रूप में, ठीक है, कैसे? तो देखिए, अगर जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या होगा तो पहली बात होगी कि प्राकृतिक दोहन होगा। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा। जितनी अधिक जनसंख्या उतना अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ठीक है, चाहे जल हो, वन हो, भूमि हो, ऊर्जा हो, सब तो सीमित संसाधन ही है ना। और संसाधनों की मांग, जनसंख्या जो बढ़ेगी संसाधनों की मांग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? अति दोहन होगा, ठीक है, संसाधनों का अति दोहन होगा। और इससे क्या उत्पन्न हो सकता है? इससे हो सकता है प्रदूषण, जो वैश्विक समस्या है, और इससे हो सकती है पर्यावरण की क्षति हो सकती है। तो ये है, एक तो ये हो सकता है कि किस प्रकार से जनसंख्या बाधक है। दूसरा देखें तो इसमें हम देख सकते हैं, इससे पहले ये भी देख लेते हैं कि आर्थिक संसाधन में देखा जाए, ठीक है। देखिए, एक तरफ तो ये है, हमने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, वही देखें तो आर्थिक संसाधन जो है, आर्थिक संसाधन, ठीक है, उसमें देखें तो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा आपको जा रहा है कौन सी पर? तो रोटी पर, ठीक है, कपड़े पर, मकान पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। क्योंकि अगर जनसंख्या है तो इन सभी चीज़ों में तो खर्च होगा, ठीक है। तो ये तो ज़रूरत की चीज़ हो गई। ये अगर कहा जाए कि देश के विकास में सहभागिता दे रही है, तो ऐसा तो है नहीं, हाँ, यह अप्रत्यक्ष रूप से जरूर सहभागिता दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या को आपको रोटी देना होगा, कपड़ा देना होगा, मकान देना होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करनी ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपको क्या होंगी कि बचत, ठीक है, और पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण, जब अधिकांश पैसे अगर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जा रहा है तो बचत और पूंजी निर्माण क्या होगी? घटेंगी। तो एक ये हम देख सकते हैं कि संसाधनों पर जो है, ठीक है, संसाधनों पर कहीं ना कहीं अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, ठीक है। ये अगर दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ के कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि संसाधनों पर अधिक दबाव,
ठीक है, तो ये कहा जा सकता है। दूसरा देखें तो दूसरा ये हो सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं पर भार, यानी कि अवसंरचना एवं सेवाओं पर भार। किस प्रकार से? तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आवास हो, परिवहन हो, स्वच्छता हो, तो जैसी बुनियादी सेवाओं मांग के अनुरूप विस्तार नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है कि सेवाओं की गुणवत्ता गिरती है और सामाजिक जो है असंतोष बढ़ता है। ठीक है, अब जनसंख्या जितनी अधिक होगी, आप मतलब उस तरह से बुनियादी सेवाओं का जो विस्तार आप नहीं कर पाइएगा कि धन सीमित है, संसाधन सीमित है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अब संरचनाओं और सेवाओं पर भार पड़ जाता है और ये जो है कहीं ना कहीं सामाजिक असंतोष को बढ़ाती है। तीसरा देखें तो रोजगार की चुनौती है, और ये आज के डेट में देखें बिहार और भारत जैसे अगर देश की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए श्रम बाजार में नए रोजगार सृजन की दर, कार्यबल में नए प्रवेश की दर से कम होने पर क्या होता है कि बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, यह आर्थिक विकास को कमजोर करती है। ठीक है, तो ये है। चौथा देखें तो जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जीवन स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब जरा सोचें कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता और प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय जैसे सूचक घट सकते हैं। ठीक है, जिससे गरीबी क्या है कि बनी रहती है और मानव विकास सूचकांक, इसीलिए आप देखेंगे कि भारत जैसे देशों में मानव विकास सूचकांक जो है वो काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है वो एक फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखें तो शहरीकरण की समस्याएं पैदा होती है। शहरीकरण की समस्याएं क्या है कि अनियोजित और तीव्र शहरीकरण से जो झुग्गी झोपड़ी का विस्तार, परिवहन जाम, अपराध दर में वृद्धि, जीवन यापन की लागत बढ़ती है। ठीक है, तो ये सभी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी समस्याएं हैं, ये सभी बाधा है जो कहीं ना कहीं विकास में बनती है जनसंख्या की वजह से। ठीक है, और अगर हम ये देखें वैकल्पिक दृष्टिकोण, अगर देखें वैकल्पिक दृष्टिकोण देखें कि क्या यह केवल बाधक है या बाधक से अलग भी है, तो देखिए यह जनसंख्या बोझ नहीं, कहीं ना कहीं जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि संसाधन है। ठीक है, लेकिन कब? जब कुशलता बढ़ेगी। ठीक है, आप देखते हैं कि एक कुशल व्यक्ति, ठीक है, घर में अगर एक आदमी स्किल्ड है तो वो 10 आदमी को खिलाता है। ठीक है, तो अगर कुशल हो तो यह बोझ नहीं बल्कि क्या हो सकता है? संसाधन हो सकता है। आज वैश्वीकरण का दौर है, बाजार खुल रहे हैं। ठीक है, अगर लोग काफ़ी कुशल हो, अति कुशल लोग विदेश में जाकर भी काम कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह एक संसाधन के रूप में भी देखा जाता है। और आजकल चीन और भारत के जो लोग हैं वो देश के सभी हिस्से में लगभग पाए जाते हैं अपनी कार्यकुशलता की वजह से, भले जनसंख्या हो लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कार्यकुशलता की वजह से पूरे विश्व भर में आपको दिखाई देते हैं। तो पहला तो ये है मानव पूंजी का स्रोत। अगर हम ये कहें कि जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि संसाधन है, तो यह जो है पॉजिटिव में अगर देखें तो मानव पूंजी का स्रोत है। ठीक है, एक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल युवा जनसंख्या, ठीक है, जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है जो उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास का इंजन बन सकती है। ठीक है, तो ये है। दूसरा देखिए बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार ये किस प्रकार से? तो अगर बड़ी जनसंख्या एक विशाल घरेलू बाजार का निर्माण करती है जो उद्योगों के लिए मांग पैदा करती है और अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। ठीक है, जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना घरेलू बाजार होगा और इससे क्या होगी? मांग पैदा होगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ये है। तीसरा देखें तो नवाचार की प्रेरणा। अब जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि जनसंख्या अगर कुशल हो, कोई भी जनसंख्या कुशलता अगर प्राप्त करे तो वो जनांख्यिकीय लाभांश के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, तो कुशलता कैसे प्राप्त की जाती है? ठीक है, अब कुशलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए जो शोध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं नवाचार आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चीन, भारत जैसे राष्ट्रों में कहीं ना कहीं नवाचार जो है अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है। और सरकार नवाचार बढ़ा करके कहीं ना कहीं जितनी बड़ी जनसंख्या है उसको जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में उसका जो है लाभ लेना चाहती है। इसके बाद देखें तो उचित नीतियों की महत्ता। ये क्या है? महत्ता ये क्या है कि अक्सर देखा था कि चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने दिखाया कि प्रभावी योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक नीतियों के माध्यम से जनसंख्या को एक उत्पादक संपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सही ढंग से अगर प्रभावी अगर योजना हो,
शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, ये सभी अगर दे दिया जाए, हाँ, तो इन नीतियों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आप यह बोझ देख रहे हैं, जनसंख्या बोझ, वो बोझ नहीं रहेगा बल्कि संसाधन बनेगा। ठीक है। और एक ये है कि वितरण एवं प्रबंधन का मुद्दा, वितरण एवं प्रबंधन, अक्सर समस्या संसाधन की कमी से अधिक उसके असमान वितरण और खराब प्रबंधन की होती है। ठीक है। वो समस्या तब होती है कि अमीरी गरीबी की जो खाई है, ठीक है, वह जो है बड़ी हो जाती है। समस्या तब होती है, जैसा आपको पता होगा कि भारत की 90% आबादी के पास 10% संपत्ति है। तो इस तरह की बातें आपको क्या, इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि कुछ लोग कार्यकुशल हैं, कुछ लोग जो है, कुछ धन का जो केंद्रीकरण है कुछ लोगों के हाथों में है। तो ये कुछ नीतिगत दोष भी होते हैं, सरकारों के हिसाब से बदलती रहती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वितरण और प्रबंधन भी जो है ये आपको जनसंख्या को चाहे तो बोझ बना सकती है, चाहे तो संसाधन भी बना सकती है। ठीक है। तो अब इस प्रकार से निष्कर्षता आप क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या निश्चित रूप से विकास के लिए गंभीर चुनौती है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि गंभीर चुनौती नहीं है, एकदम गंभीर चुनौती है। लेकिन जब चुनौती है तो उसका सामना करने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिबद्ध होना चाहिए। विशेष रूप से संसाधन सीमित विकासशील देशों के लिए यह विकास की गति को धीमा कर देता है। देखिए, अब ये गंभीर चुनौती है तो ये उन देशों के लिए और नासूर बन जाता है, जैसे भारत जैसे देशों के लिए, कि विकासशील देशों के लिए जनसंख्या जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ठीक है, जैसे भारत और ब्राज़ील जैसे देशों के लिए यह और उपलब्धियों का लाभ कम कर सकते हैं। हालांकि इसे एक नियतिबद्ध बाधक मानना भ्रामक है। ठीक है, वास्तविक बाधक अक्सर जनसंख्या का आकार नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और शासन की क्षमता होती है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि गंभीर चुनौती तो है, लेकिन अगर प्रशासनिक नीतियां अगर ज़बरदस्त हो, जैसा कि कोरिया चाइना में हम लोग देखते हैं, उस प्रकार की अगर नीति हो तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या, देखिए जनसंख्या चीन की कम थोड़ी ही है, जनसंख्या चीन की अच्छी खासी जनसंख्या है, फिर भी उसने अपनी जनसंख्या को लाभांश में बदला है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इस प्रकार से अतः यह कहना अधिक उचित होगा कि बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए एक प्रमुख परिस्थितिजन्य बाधा है। ठीक है, परिस्थितिजन्य बाधा ये कह सकते हैं, जो उचित प्रबंधन के अभाव में गंभीर समस्या बन जाती है। अगर देखिए, अगर जनसंख्या चुनौतीपूर्ण कब बनती है? जब उसका प्रबंधन नहीं किया जाए, नीतियों में पारदर्शिता नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा अगर नहीं किया जाए तो समस्या तब होगी और वही बाधा बनेगी। अन्यथा अगर कहा जाए, जैसे कि मैं देखता था अपने गांव में कि पहले लोग कहा करते थे कि जिसका 7 पुत्र होगा, ठीक है, 7 पुत्र होगा, 7 बेटा होगा, 7 बेटा 7 को रुपया लाएगा। ठीक है, एगो बेटा 1 रुपया लाएगा। लेकिन ज़रा सोचे कि 7 गो पुत्र है, 7 गो रुपया ला रहा है। ठीक है, तब तो ठीक है कि 1-1 रुपया सब ला रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि 7 पुत्र में से अगर 4 नालायक निकल गया, ठीक है, तो 4 पुत्र जो है आपका काम करने वाला है, ठीक है, और खाने वाला जो है 7 है, तो समस्या वहाँ हो जाती है। अगर 7 पुत्र अगर कमाने वाला हो या माने उपार्जन करने वाला हो तो समस्या थोड़ी ही है, ये तो समझिए कि एक तरह से नेमत है। तो ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं 100% हम ये नहीं कह सकते कि विकास में जनसंख्या बाधा ही बनती है। अगर इसका मैनेजमेंट किया जाए, सही से प्रबंधन किया जाए, तो यह बाधा के बजाय कहीं ना कहीं संसाधन के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। और मानव संसाधन तो मानव संसाधन है ही। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। तो हमने आज चर्चा किया कि विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख बाधक है, नहीं है, क्या है, इस पर चर्चा किया हमने। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।